अल्फाज से नावल का तीसरा पार्ट शुरू कर रहा हूँ। मुलाकात फरमाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरे इब्न सफ़ी के नावल बहुत से पुराने हैं, इसलिए महफूज करना चाह रहा हूँ मैं यूट्यूब पर। आप लोग कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत बेहतरीन नावल हैं और ये नायाब हो जाएंगे। क्यों बोले तो अगर कोशिश यही है मेरी कि मैं ये नावलों को यूट्यूब पर अपलोड करूं। मेरा कोई ऐसा कुछ यूट्यूब से कुछ कमाना या मेरा कुछ नहीं है। मैं एक अपने उर्दू नावल्स को, और बेहतरीन राइटर हैं ये एशिया के, जिसे अगाथा क्रिस्टी भी लाइक करती थी इब्न सफ़ी साहब को। इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि इनके नावलों को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज कर दिया जाए। आप लोगों का शुक्रिया मेरे नावलों को सुनने का, और आप लोगों की बहुत बहुत शुक्रिया हिम्मत अफजाई का। और मुझे 8 कंट्री से सुन रहे हैं आप लोग। इससे पहले भी अर्ज़ कुछ कर चुका हूँ। लंदन है, अमेरिका है, दुबई है, पाकिस्तान है और इंडोनेशिया है, और इंडिया से तो मैं हूँ ही। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे नावलों को पसंद करने का, क्योंकि ये मैं महफूज करना चाह रहा हूँ इब्न सफ़ी के नावल। आपसे ज़्यादा गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये तीसरा पार्ट शुरू कर रहा हूँ। तुम्हें वक्त निकालना पड़ेगा वरना तुम्हारी ज़िंदगी तलक कर दी जाएगी। देखा जाएगा इमरान ने कहा और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। अब वो बड़ी तेज़ी से सुल्तान के नंबर डायल कर रहा था। घर पर वो ना मिल सके, लिहाजा इसने ऑफिस के नंबर डायल किए, लेकिन वहाँ भी उसे रात भर कायम ना हो सका। ये चीज़ इमरान के लिए तशवीश कुन थी। ऑफिस में मालूम हुआ कि अभी ऑफिस पहुँचे ही नहीं, और घर से मालूम हुआ था कि वो 2 घंटे कबल ऑफिस जा चुके हैं। दरमियान में कहीं रुकना कम अज़ कम ऑफिस के औक़ात में सर सुल्तान के लिए नामुमकिन ही था, क्योंकि वो एक बाउसूल आदमी थे। इमरान ने सोचा कि कागजात के मुतालिक सर सुल्तान या कर्नल नादर के अलावा और किसी को इल्म नहीं था, लिहाजा अगर डिप्टी सेक्रेटरी इस सिलसिले में गायब हुआ है तो सर सुल्तान भी महफूज नहीं हो सकते। उसने 10 मिनट के अंदर फ्लैट छोड़ दिया। सबसे पहले वो सर सुल्तान के घर पहुंचा। वहां मालूम हुआ कि सर सुल्तान को उनका ड्राइवर ले गया था। वो खुद कार ड्राइविंग नहीं करते थे। ड्राइवर भी कोई नया आदमी नहीं था, बल्कि सर सुल्तान के यहाँ इसकी मुलाजिमत तकरीबन 20 साल गुजर चुके थे। मगर एक नई बात भी मालूम हुई। सर सुल्तान के ऑफिस जाने से कबल किसी से देर तक फ़ोन पर गुफ्तगू करते रहे थे। गुफ्तगू सुनी नहीं गई थी, लेकिन उसके भतीजे ने बताया कि वो इस लंबी गुफ्तगू के बाद कुछ मुतफक्कर से नज़र आने लगे थे। क्या उन्होंने इसके बाद घर वालों से कोई गुफ्तगू की थी? इमरान ने पूछा। नहीं, जवाब मिला। फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि ऑफिस ही गए थे, क्योंकि उनके मामलात में कभी फ़र्क नहीं आया, वरना वो रोज़ाना इसी वक्त ऑफिस के लिए रवाना होते हैं। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि ऑफिस जाने से पहले कहाँ जाएंगे। नहीं, कुछ अंदाज़ा है कि आपको वो फ़ोन किस का रहा होगा, ये बताना बहुत मुश्किल है। फिर इमरान ने वहाँ से जूलियाना फंटरवाटर को फ़ोन किया। अब वो दरअसल डिप्टी सेक्रेटरी कर्नल नादर के घर जाना चाहता था। जूलियाना ने शायद पहले उसे इसीलिए फ़ोन किया था, शायद लिहाजा वो तैयार हो गई। उसने बताया कि वो डिप्टी सेक्रेटरी के बंगले के करीब ही मिलेगी। कुछ देर बाद इमरान की 2 सीटर सर सुल्तान के बंगले के कंपाउंड से निकल रही थी, और उसका जहन शायद इसी रफ्तार से सोच रहा था जिस रफ्तार से उसके ट्विस्टर सड़कें नाप रही थी। अल्फाज और तेरेसिया लाजमी तौर पर यही है, लिहाजा कागजात किसी वक्त भी उनके हाथों में पहुंच सकते हैं। इतने दिनों की खामोशी यकीनन किसी तूफ़ानी का पेशखिमा थी। मुमकिन है अब इन्होंने फिर कागजात के वसूल के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी हो, और फिर अभी हाल ही में तनवीर पर हमला भी हो चुका था। और फिलहाल सीक्रेट सर्विस के मेंबरान जिन मुजरिमों की नज़र में थे वो तेरेसिया के साथी ही हो सकते थे। डिप्टी सेक्रेटरी के बंगले के करीब उसे जूलियाना फंटरवाटर की कार नज़र आई। उसने भी अपनी 2 सीटर रोक दी, लेकिन नीचे नहीं उतरा। जूलियाना ने अपनी कार स्टार्ट की और इमरान को भी गाड़ी कंपाउंड में ले जाने का इशारा किया। बहैसियत इमरान वो यहाँ तन्हा नहीं आ सकता, वरना उसे इल्म था कि कागजात डिप्टी सेक्रेटरी की तहवील में थे, और इसीलिए उसने बहैसियत एक्स्ट्रा जूलिया को हिदायत दी थी कि वो डिप्टी सेक्रेटरी पर नज़र रखे। जूलिया आज ही एक बार पहले भी डिप्टी सेक्रेटरी के कमरे का जायज़ा ले चुकी थी, जहाँ से वो गायब हो गए थे। वो इमरान को भी अपने साथ वहाँ ले गई। इमरान काफ़ी देर तक कमरे का जायज़ा लेता रहा। फिर उसने दरवाज़ा खोला जो मैदान की तरफ था। इधर अंधेरे से तो अंदर के अखाड़े की परियां भी आ सकती हैं। इमरान ने जूलिया को आंख मार कर कहा, फिर एक बैग चौंक कर बोला, हाँ
तो क्या वो कागजात कर्नल नादर के घर पर रखे होंगे? मैं इन्हीं इतना अहमक नहीं समझती। फिर वो कहाँ रखे होंगे? सरसुल्तान के लगा शायद किसी को भी इल्म ना हो। हम क्या तुम्हारे चूहे एकटू को भी इल्म ना होगा? ये पता नहीं, इससे पूछो, वरना कागजात हाथ से गए। आजकल हमारा चीफ ऑफिसर लापता है, उसे कई फ़ोन कर चुकी हूँ लेकिन जवाब नहीं मिलता। इमरान सोचने लगा, वो उल्लू का पट्टा क्या बताएगा जब खुद इसे ही इल्म नहीं कि कागजात कहाँ होंगे। ये हकीकत थी कि इसे इल्म नहीं था। सरसुल्तान की ज़बानी से इतना ही मालूम होता कि कागजात कर्नल नादर की तहवीर में है, लेकिन शायद उन्होंने ये बताने की ज़रूरत नहीं महसूस की थी कि कर्नल नादर ने इन्हें कहाँ रखा है। इनके घर वालों का क्या ख्याल है? वो बेचारे इतने बदमाश हैं कि इन्हें कोई ख्याल ज़ाहिर करने का मौका ही नहीं मिल सका। कर्नल नादर के लिए पहला वाक़या है या पहले भी कभी ऐसा हो चुका है? मैंने कभी घर वालों से यही सवाल किया था लेकिन कोई तफसीलबख्श जवाब ना मिला। सारे घर वाले परेशान हैं, लेकिन कर्नल नादर की बीवी बड़े गुस्से में मालूम होती है। उससे मुझसे बात तक नहीं की थी। वो किस हैसियत से जानती है? इमरान ने सवाल किया। मैंने इन लोगों से कहा था मेरा ताल्लुक़ महकमा सुरक्षानी से है। उसकी बीवी ने यकीन नहीं किया। मैं नहीं कह सकती कि उसे यकीन आया था या नहीं, लेकिन वो ये क्यों पूछ रहे हो? मैं उसकी बीवी से मिलना चाहता हूँ। जूलिया ने फिर कोई सवाल नहीं किया। कुछ देर बाद इमरान कर्नल नादर की बीवी से गुफ्तगू कर रहा था। वो एक भारी भरकम और चिड़चिड़े मिजाज की औरत थी। मैं नहीं समझ सकती, वो नत्थे फैलाकर बोली। आखिर इस मामले में महकमे सुरक्षा ने क्यों कूद पड़ा है? कहेंगे कहीं गए होंगे, वापस आ जाएंगे। आपको उनके इस तरह गायब होने पर तशवीश नहीं है? इमरान ने पूछा। मैं किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। जवाब ना देकर आप नुकसान में रहेंगी, इमरान ने आहिस्ता से कहा। हो सकता है कर्नल की ज़िंदगी ख़तरे में हो। क्या मतलब? औरत बेवक्त चुप पड़ी। ज़िंदगी ख़तरे में होना बजाय खुद एक बहुत बड़ा मतलब है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि वो कल किस वक्त ख्वाबगाह में गए थे? और चंद लम्हे तशवीश की नज़रों से इमरान की तरफ देखती रही, फिर बोली, पता नहीं किस वक्त गए थे, ये बताना मुश्किल है। आपने आखिरी बार इन्हें किस वक्त देखा था? शायद 9 बजे और डाइनिंग रूम से उठे थे, फिर ख्वाबगाह की तरफ गए होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो रात भर बिस्तर पर नहीं लेटे होंगे। औरत ने कुछ इस अंदाज में कहा जैसे कह रही हो जहन्नुम में जाए। आप कर्नल साहब से नाराज़ मालूम होती हो। मेरा मुस्कुरा। मैं आप किसी बात का जवाब नहीं दूंगी, औरत ने कहा और उठकर स्टडी से चली गई। इमरान लान पर निकल आया। जूलिया का अंदाज़ा सही था। घर के सारे अफराद यकीनन बदहवास थे, लेकिन कर्नल की बीवी इस वाक़े से ज़रा बराबर मुतासिर नहीं मालूम होती थी। इमरान ने फ़र्दन हर एक से सवाल किए थे, लेकिन हासिल की हुई मामूलात तशफ़ी बख्श नहीं थी। आखिर में वो एक नौजवान मुलाजिमा से जा टकराया। तुम तो जानती ही होगी कर्नल साहब कहाँ गए हैं? इमरान अपनी बाईं आँख दबाकर आहिस्ता से बोला। मैं क्या जानूँ? वो चटकी। बेगम साहबा का ख्याल तो यही है कि कर्नल साहब तुम्हें सब कुछ बताते हैं। अरे वाह, मेरे मुंह पर कहें तो मैं जूती मारती हूँ ऐसी नौकरी को। इस मोटी पर भी मुझे बड़ा गुस्सा आया था। इमरान ने हमदर्द लहजे में कहा। ख्वामा का तुम जैसी शरीफ लड़की को ऐब लगाती है। हाँ, वो काय को बताएंगी कि साढ़े 12 बजे रात तक इस परकटी से जापानी ज़बान सीखा करते थे। अच्छा, इमरान राजदाराना लहजे में सर हिलाकर बोला। हाँ साहब, वो सोने के कमरे में। कौन है वो परकटी? मैम है। अब बेगम साहबा का ख्याल है कि उसके साथ कहीं चल दिए होंगे। ज़रूर यही बात होगी, इमरान सर हिलाकर बोला। क्या वो मैदान की तरफ के दरवाजे से आया करती थी? और क्या, उधर से ही तो आती होगी। एक रात बेगम साहबा ने देख लिया था। खूब गर्जी बरसी। साहब ने कहा कि वो तो रोज़ आती है, क्योंकि वो इससे जापानी सीखते हैं। ये ज़बान सीखने के बाद उनकी तरक्की हो जाएगी। ओहदा बढ़ाकर इन्हें जापान भेज दिया जाएगा। वाह भाई, बुढ़ा भी चालाक मालूम होता है। इमरान फिर इसे आँख मारकर मुस्करा और अठला कर बोली। अब जाने दीजिए मुझे, मगर बेगम साहबा को ये ना बताइएगा। कभी नहीं, मैं अब इस मोटी खूनख्वार औरत से बात नहीं करूँगा। मगर सुनो तो, क्या वो दिन में भी आती रही है? नहीं, मैंने कभी इसे देखा नहीं। घर में हुल्लड़ हुआ था, मैंने सुन भी लिया था। हुल्लड़ कब हुआ था? 3-4 दिन हुए। इस परिकटी का नाम तो सुना ही होगा तुमने। नहीं, मैं नाम वाम नहीं जानती। अच्छा जाओ, खुदा तुम्हें कोई सादतमंद दूल्हा नसीब करे। अरे वाह, हमसे मजाक ना करना, बड़े आए। इमरान का मुँह छुड़ाकर भाग गई।
इमरान एक बार फिर कर्नल नादर की बीवी से रजू करना चाहा, लेकिन इसने मिलने से इनकार कर दिया। आखिर इमरान ने कागज़ के एक टुकड़े पर लिखा, मुझे भी जापानी ज़बान से बहुत दिलचस्पी है, लेकिन कर्नल साहब जापान नहीं भेजे जा सकते। अलबत्ता औरत इन्हें जहन्नुम में ज़रूर पहुंचा सकती है। ये तहरीर बेगम नादर को भी भेज दी गई और फिर वो थोड़ी देर बाद स्टडी में मौजूद थी, लेकिन इसकी आंखें सुर्ख थी और पलकें मुहतरम सी नज़र आ रही थी, शायद वो रोई थी। मुझे अफसोस है मोहतरमा, इमरान ने मखमूम आवाज़ में कहा। दुनिया की कोई ताकत इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। काम की बात, औरत हाथ उठाकर बोली। मुझे किसी की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। ओह हाँ, मैं उस औरत का नाम मालूम करना चाहता हूँ। नाम मुझे नहीं मालूम। हुलिया बता सकेंगे आप? मैंने सिर्फ एक बार एक झलक देखी थी, इसलिए हुलिया भी ना बता सकें। क्या वो पिछली रात भी उनके कमरे में थी? मुझे इल्म नहीं। क्या आप मुझे उसके ख्वाबगाह की तलाश लेने की इजाज़त देंगी? आखिर महकमे सुरक्षानी को इनके गायब हो जाने से क्या दिलचस्पी हो सकती है? ये एक बहुत ही ख़ास किस्म का मामला है, वरना हमें उनके गायब हो जाने से कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती। दस्तम जूलिया हाँफती हुई स्टडी में दाखिल हुई। क्या बात है? इमरान ने उसे घूरते हुए पूछा। चलो जल्दी, क्यों? कोई ख़ास बात? सर सुल्तान मिल गए हैं। उनकी कार एक वीरान मुकाम पर मिली है। वो खुद बेहोश हैं और ड्राइवर लापता है। वो इमरान ने सीटी बजाने के से अंदाज में होंठ सिकोड़े। तो तुम यहाँ थी? अभी अभी जाफरी ने फ़ोन पर कहा है। उसे इल्म है कि हम यहाँ हैं। तो अब कहाँ है सर सुल्तान? अस्पताल, सिविल अस्पताल में। खैर, इन्हें वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं फ़िलहाल कर्नल की ख्वाबगाह की तलाशी लूँगा। ये क्या किस्सा है? बेगम नादर ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। सर सुल्तान वही ना जो कर्नल के ऑफिसर हैं? जी हाँ वही। इत्तेफाक से वो भी इसी औरत से जापानी सीखते थे। बेगम नादर ने हैरत से मुँह खोला और फिर बंद कर लिया। उमरान को कमरे की तलाशी लेने की इजाज़त मिल गई थी। उसने ज़रा सी देर में पूरा कमरा उलट पलट करके रख दिया। जूलिया उसे हैरत से देख रही थी। वो नहीं समझ सकती थी कि इमरान क्या कर रहा है। उसका ख्याल था कि सर सुल्तान वाली खबर इमरान के लिए बड़ी सनसनीखेज साबित होगी और शायद बौखलाहट में जूते उतार कर सिविल अस्पताल से में दौड़ना शुरू कर देगा। कुछ देर बाद उसने देखा कि इमरान एक बड़ी सी कुंजी हाथ में लिए उसे इस तरह घूर रहा था जैसे उस पर एक गंदी सी गाली तहरीर हो। इमरान जूलिया की तरफ देखकर मुस्कुराया और कुंजी जेब में डाली। फिर वो फ़ोन की तरफ बढ़ा, किसी के नंबर डायल किए और जब गुफ्तगू शुरू हुई तो जूलिया को मालूम हुआ कि स्टेट बैंक के ऑफिसर से हमकलाम है। लेकिन इमरान ने खुद को महकमे सुरक्षानी का एक ऑफिसर जाहिर किया था। जब वो रिसीवर रख कर जूलिया की तरफ मुड़ा तो उसके होंठों पर फातिहाना अंदाज की मुस्कुराहट थी। कागजात स्टेट बैंक सेफ की कस्टडी में है, इसने आहिस्ता से कहा। वो तो क्या वो कुंजी इसी सेल्फ की है जिसमें कागजात रखे हुए हैं। इमरान ने कहा, किसी और ने भी 13 नंबर की तिजोरी के मुतालिक अभी बैंक से गुफ्तगू की थी और उसने खुद को महकमा सुरक्षानी का एक ऑफिसर जाहिर किया था। लेकिन भला महकमा सुरक्षानी को इन कागजात के मुतालिक कैसे मालूम हो सकता है? क्यों? क्या ख्याल है? वो तो फिर ये समझा जाए कि कर्नल नादर अल्फांसे की कैद में है और कागजात के मुतालिक बता चुके हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अगर ये सही है तो यकीन रखो कि सर सुल्तान भी आसानी से होश में नहीं आएंगे, क्योंकि वो कागजात के मुतालिक इतना ही इल्म रखते हैं जितना कर्नल नादर को है। और सुनो, आज रात कोई ना कोई इस कुंजी को हासिल करने के लिए इमारत में ज़रूर घुसेगा। क्या तुमने इस कुंजी के लिए तलाशी ली थी?